नमस्कार। देश की सर्वोच्च पंचायत में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। दलित अत्याचार कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने और दलितों को मजबूत कानूनी संरक्षण देने के मकसद से संसद के मानसून सत्र में SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। संशोधन से SC/ST अत्याचार निवारण कानून संबंधी सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा जिसके तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही ऐसे मामलों में SSP स्तर की जांच के बाद ही FIR दर्ज करने के निर्देश थे। आइए देखते हैं इस अहम मुद्दे पर सदन में हुई चर्चा के महत्वपूर्ण अंश। We go to Bill SC/ST, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Amendment Bill 2018, Minister. माननीय सभापति महोदय, हम सबको इस बात की जानकारी है कि 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया था और वो लागू होने के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं होती रही और लंबे समय से मांग होती रही थी कि भाई इसमें संशोधन करना चाहिए। तो हमने 2015-16 में इस कानून में संशोधन किया। पहले वाले कानून में 22 अपराध उसके दायरे में आते थे, हमने 25 नए जोड़े और 47 अपराध अब इस अत्याचार निवारण अधिनियम में समाहित है। ये लागू होने के बाद देश भर में इसका लाभ मिलने लगा था। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की घटना करने वाले लोग थे उनको दंड मिलने की दिशा में हम अग्रसर हो रहे थे। पीड़ित परिवार को राहत और न्याय मिलने की दिशा में भी सफलता मिलने लगी थी, परंतु कुछ कारणों को लेकर के कुछ लोग कोर्ट में गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20 मार्च 2018 को ये जो एक्ट हमने लागू किया था इसकी धारा 18 की व्याख्या करते हुए उसमें कुछ अंकुश लगाने वाले निर्णय दिए और वो अंकुश लगाने के कारण सरकार ने ये अनुभव किया कि अगर इस प्रकार के अंकुश लगेंगे, जैसे FIR करने के लिए कोई आएगा तो सीधे FIR लिखने का प्रावधान है, परंतु इसमें FIR लिखने की बजाय कोई DSP रैंक का अधिकारी पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर ऐसा लगेगा कि FIR दर्ज करना ठीक है तो वो FIR दर्ज करेगा। एक ये अड़ंगा आ गया। दूसरी एक दिक्कत और आ गई कि FIR मान लो दर्ज करने का निर्णय हो गया और FIR दर्ज हो गई तो जैसे सामान्य केसों में प्रावधान है कि तुरंत गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा सकती है, परंतु इसमें एक शर्त डाल दी गई कि गिरफ्तारी SSP रैंक के अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं होगी। अब बहुत से राज्यों में SSP प्रणाली है नहीं। मेरे मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और ग्वालियर इन 3 जिलों में SSP है, बाकी सब जगह SP है। और फिर अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी है जिसने अपराध किया है उसकी गिरफ्तारी के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अनुमति लेना होगी। अब ये जो 2-3 अंकुश लगे इसके कारण से अपराधियों को तो संरक्षण मिलने लगा और पीड़ित परिवार को न्याय और राहत मिलना बंद हो गया प्राय। फिर पुलिस कार्रवाई में भी हस्तक्षेप होता। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहेगी कि पुलिस ने केस सही दर्ज किया कि नहीं किया, मैं अनुमति देने के पहले उसको देखूंगा और वो केस डायरी मंगाता। केस डायरी मंगा करके महीने 2 महीने तक उनके पास रखी रहती। इस प्रकार से बहुत विलंब होने की संभावना थी। इन सब बातों को देख करके भारत सरकार ने 20 मार्च को जैसे ही निर्णय आया 23 मार्च को ये विचार विमर्श करके
देशवासियों को बताने की कोशिश की कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हैं, हम इस पर रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। रिव्यू पिटीशन हमने लगाई, रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया और एक अच्छी बात यह हुई कि सामान्यतया रिव्यू पिटीशन कमरे में ही, चेंबर में ही सुनते हैं, परंतु इसको ओपन कोर्ट में सुनने का भी निर्णय हुआ और उसमें काफी विलंब हुआ, लगभग 3.5-4 महीने हुए। ऐसा महसूस होने लगा कि इस जो कानून बना है, एक्ट बना है, इसका लाभ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दृष्टि से नहीं मिल रहा है और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 18 में ये जो 3 निर्देश दिए थे, एक तो ये कि एफआईआर दर्ज करने के पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, दूसरा ये कि गिरफ्तारी करने के लिए एसएसपी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी से अनुमति लेना होगी, और तीसरा एक और ये लगाया था हमने धारा 18 में ये कहा था कि सीआरपीसी की धारा 438 जो अग्रिम जमानत देने का प्रावधान करती है, ये इस पर लागू नहीं होगी। इन तीनों पर उन्होंने विपरीत निर्णय दिया, तो हमने उचित समझा कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो हमने धारा 18 में ये 3 बातें जो दिक्कत कारक सामने आई थी, इन तीनों को हल करने के लिए नए प्रावधान किए हैं और वो प्रावधान इस प्रकार है। हमने धारा 18 का 1 इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इतिल्ला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी, ये प्रावधान किया है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी जी। फिर तीसरा, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। इस एक्ट के अलावा और कोई कानून इस पर लागू नहीं होगा। फिर खंड 2 में किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे। अर्थात हमने जो एक्ट बनाया, जिस उद्देश्य से बनाया, जिस मंशा से बनाया, उसको फिर से बहाल करने के लिए, और इतना ही नहीं तो उसमें इतना स्पष्टीकरण कर दिया कि कहीं शंका कुशंका की गुंजाइश नहीं है और इसके कारण ये पास हो जाएगा। लोकसभा से पास हुआ, यहाँ भी उम्मीद करते हैं पास होगा, और पास होने के कारण जिस उद्देश्य से बनाया है उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, अपराधियों को दंड मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय और राहत मिलेगी। मैं सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर विचार करें और पारित करने में सहयोग करें। धन्यवाद। कुमार शैलजा। सर, मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मंत्री जी की कि वो इस विधेयक को लाए हैं दोबारा पारित करने के लिए। लेकिन सर, दुख की बात यह है कि मंत्री जी की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो सरकार की इंटेंशन है वो मैच नहीं करती है। थोड़ा सा बताना चाहूँगी सर, आज के दिन देश में दलितों के खिलाफ इतना क्राइम बढ़ गया है। हर 15 मिनट, ये रिकॉर्ड्स की बात है, हर 15 मिनट पर एक दलित के खिलाफ कोई ना कोई क्राइम होता है। और सर, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। और सर, कन्विक्शन इतना लो है, ऑल इंडिया कन्विक्शन रेट है वो अनुसूचित जातियों के खिलाफ केवल 25% है और अनुसूचित जनजातियों के केवल 20%। तो सर, इससे साफ पता चलता है कि जो एजेंसीज हैं वो कितनी इसके प्रति सीरियस हैं। और एक ये भी कारण हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने जो कहा, जिससे सारे देश में आग लगी। सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि समाज में अभी भी उस तरह की कुरीतियाँ चलती आ रही हैं। तो जो एक ये माइंडसेट है, जो मानसिकता है, एक और इससे भी लड़ना होगा
और इससे लड़ने के लिए हमें सख्त कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सर, इसकी शुरुआत हुई इंदिरा जी के समय 1976 में, जब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लाया गया। और इसी बात को देखते हुए सर, राजीव गांधी जी ने 1989 में ये एट्रॉसिटीज़ एक्ट लेकर आए। और सिर्फ उसके बाद फिर हमारा अनुभव ये हुआ कि इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और 2013 में नया सख्त कानून हम लेकर आए, लेकिन वो हम पारित नहीं कर पाए। जब ये एनडीए सरकार आई सर, 2015 में सख्त कानून बनाया गया, लेकिन उसके बाद ये चैलेंज हो गया। दुख की बात ये है कि जो लोगों का पक्ष, दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति का पक्ष जो रखना चाहिए था, असली बात जो ज़मीन पर हो रही है, किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें लेकर सर, छोटी छोटी बातें, कोई मूंछ नहीं रख सकता, कोई घोड़े पर क्यों चढ़ता है, किसी की छाया क्यों पड़ जाती है, आज के दिन भी ये कुरीतियाँ हैं। और जब ऐसी कुरीतियाँ हैं तो इनको हटाने के लिए सख्त कानून चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष क्यों नहीं रखा गया कि जब कन्विक्शन रेट ही नहीं होगा, कैसे पता, आप ये कैसे अज्यूम कर लें कि सारे जो केस उनके खिलाफ फाइल किए जाते हैं वो सब गलत हैं। तो और भी दुख की बात ये है कि जिस माननीय जस्टिस ने ये कहा, इस तरह की बातें की, ऐसा टिप्पणी की और ये जजमेंट दी, अगले ही दिन रिटायर होने के बाद आप उनको दूसरी एनजीटी का चेयरमैन बना देते हैं। ये है एक स्थिति है जो हुई है। और आपने उसके बाद भी सर, उसके बाद भी इस सरकार ने 6 ऑर्डिनेंस ये सरकार लेकर आई, लेकिन उसमें उन 4 महीनों में आप फिर ये वाला ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आए। सर, फाइनली आई वुड लाइक टू से कि अगर आप सच्चे मायने में सही ढंग से, हृदय से चाहते थे, दलितों के हितैषी होते, तो आप इसको 9th शेड्यूल में लेकर आते। ये कोर्ट में बार बार चैलेंज होगा। 9th शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने का आपका जिम्मा है, उसको प्रोटेक्ट करें, और दलितों को प्रोटेक्ट करने का, सबसे गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करने का। तो ये मेरी इनसे मांग है कि 9th शेड्यूल में लेकर आए। किरोड़ीलाल मीना जी। आपकी बड़ी कृपा हुई कि एक महत्वपूर्ण बिल पर, संविधान संशोधन पर मुझे बोलने का मौका दिया। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ समानता हो, समरसता हो, पिछड़े, दलित, गरीब, कुचले हुए, कमजोर वर्ग के भाई बराबरी का हक पा सकें। लेकिन विरोधी सरकारों के कुटिल चरित्र के कारण आज स्थिति ये हुई है कि संविधान लागू करने के समय जो एसटी एससी के लिए 22.5% आरक्षण था, उसमें केंद्रीय मंत्रालयों में इनकी भागीदारी महज 9% तक पहुंची है। अभी सामने कांग्रेस की वक्ता बोल रही थी, सबसे बड़ा लंबा राज तो आपने किया है, आखिर इनकी इतनी कम भागीदारी क्यों रही, इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। सभापति महोदय, ये सभी सरकारों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और समय की आवश्यकता है कि एसटी एससी और कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा का अधिकार मिले, रक्षा का अधिकार मिले। अगर ये अधिकार सबसे पहले संसद में पारित करवाया तो वीपी सिंह की सरकार में, और यहाँ पर माननीय मंत्री बैठे हैं रामविलास जी पासवान, इनकी पहल के कारण ये महत्वपूर्ण बिल, जिसमें 22 प्रावधान रखे गए थे, वो पास करवाया। उस समय मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले के बाद ये दोनों एक ही कानून कमजोर हो गया, निष्प्रभावी सा हो गया और देश में असंतोष बड़ा, आंदोलन हुआ।
मंडल जजमेंट के संबंध में भी कोर्ट ने 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश पारित किए। मामला था मंडल जजमेंट का, लेकिन फैसला दे दिया ST/SC आरक्षण के खिलाफ। लेकिन मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा NDA की सरकार को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने बाकायदा 3 संविधान संशोधन लाकर वो जो 5 आरक्षण विरोधी फैसले किए थे कोर्ट को, उनको पलटा गया। सभापति महोदय, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस पर मेरे को आपत्ति है और यह विराजमान बहुत से माननीय सदस्यों को भी आपत्ति होगी। इससे परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पता नहीं क्या क्या पनपा है और मैं इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं। आप संविधान में जब यह प्रावधान है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का गठन होना चाहिए, तो मैं ऐसे मौके पर मांग करूंगा कि कॉलेजियम का सिस्टम खत्म किया जाए, ये इंडियन जुडिशियल सर्विस का सिस्टम लागू किया जाए, जिससे ST/SC और पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें मिल सके। जो बार बार ऐसी स्थिति नहीं आए जैसी अब आई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने फैसला किया, लोकसभा राज्यसभा बैठ रही है, उसको सही करने के लिए यह स्थिति बार बार आती रहेगी जब तक ST/SC OBC के हितों के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठेंगे। इसलिए इंडियन जुडिशियल सर्विसेज पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव। सिर्फ 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सारे नागरिकों को हमारे संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक और न्याय उपलब्ध कराने की बात कही थी। दुखद बात यह है कि जब जब सामाजिक न्याय का कोई उपाय किया जाता है सरकार के द्वारा, चाहे पहले किया गया है हो चाहे अब किया जा रहा हो, उसमें कोई न कोई व्यक्ति न्यायालय में जाके PIL के माध्यम से उसको ख़त्म कराने की कोशिश करता है। और ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय है वो तीसरा सदन बन गया है, 3rd चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। कानून बनाने का काम हमारा है, लेकिन अब कानून बनाने का काम हमारी न्यायपालिका करने लगी। मेरी मांग ये है माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि अगर सोशल जस्टिस से जुड़े हुए मामलों में कोई PIL होती है तो उस बेंच में जो जज सुने उसमें कोई न कोई SC, ST या OBC का जज होना चाहिए। और वो तब हो सकता है जब आप जजों की व्यवस्था वहाँ करें। कोई जज इन वर्गों में से जाता नहीं है, इसलिए इन वर्गों के लोगों की बात कोई सुनने वाला न्यायपालिका में भी नहीं है। तो मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और ये भी कहता हूं कि आगे फिर इनको चैलेंज किया जाएगा, इसलिए इंतजाम ऐसा कीजिए पासवान साहब कि वहाँ भी लोग बैठें और जो न्यायालय में जब ये मनमानी हो रही है उस पर रोक लगाने का काम करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी है संसद संवाद। The Supreme Court has made lodging of an FIR even more difficult, this pronouncement. If these are the procedures to follow, then it makes us much more difficult. We often come across news that they are being misused. But sir, even if it's misused, we have to find ways out, circumvent them and provide protection. हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका।
उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मर्क मेडल, 1967 में डेनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST कानून के तहत आरोपी पर SSP स्तर की जांच के बाद ही FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही बगैर अनुमति लिए आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। फैसले का विरोध होने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों पर रोक को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया। आइए देखते हैं विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का अंश। श्रीमती विजला। Sir, the law was first enacted in 1989 and strengthened in 2015 when caste slurs were also brought under this ambit. But the conviction rate under the Act remains low, just 15% in 2016 according to the National Crimes Bureau. And on the other side, there is a widespread concern over misuse of the provisions of this Act. The Supreme Court of India has already said the SC/ST Act has become an instrument of blackmail and is being used for vengeance and to satisfy vested interests. But crimes against SC/ST are of various forms, like social boycott. Caste Panchayat often acts as an arena for perpetuating atrocities against Dalits by troubling and discriminating them from the society. We need a comprehensive anti-discrimination law in lines of civil rights entitlements like US, UK. Law Commission drafted the Prohibition of Unlawful Assembly, Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances Bill 2011 that has sought to declare caste panchayats unlawful. And the next one is the honor killing. In the society like India, where caste structures are still dominant in the form of endogamy, honor killings are prevalent all along in a wide scale. And Dalits are almost always at the receiving end of the violence. The term cow vigilantism is used to describe the lawlessness happening under the name of cow protection. Dalits, Muslims are at the receiving end of the vigilantism. Discrimination in universities and colleges, and especially the tribal people, caste clashes. Around 70% of the scheduled caste and 85% of the scheduled tribes are living in Tamil Nadu. All atrocities against women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes are tried by the special courts for women, especially by the earnest efforts of our Honorable Amma. The special Mahila courts, women judges, women public prosecutors, preferably belonging to the scheduled caste, should be all over the country. And I would appeal unwillingness to file a first information report under this caste, under this act comes from caste bias. Policemen are still reluctant to file cases against fellow caste members please because conclude. of the severity of penalties imposed in the act. Most offences are non-bailable and carry minimum punishments of 5 years imprisonment. Out of the several thousands of prevention of atrocities cases pending before the law, only the limited are brought to the trial. I wanted by the final words, educate, agitate and organize. Have faith in yourself. For us is the battle, not for wealth, not for power. It is the battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality. This is the statement of Baba Sahib Ambedkar. Abhiranjan Viswas. So
conviction rate of crimes, if we see against the SCs and STs are at a very dismal state. Firstly, sir, according to the NCRB data, the National Crime Records Bureau data, the conviction rates have dropped sharply, sir, from 38% in 2010 to 16% in 2016. For crime against SCs and for sir STs, it is at a figure of 26% in 2010 to 8% in 2016. This is, sir, for STs. Now, sir, most deplorably, in the year 2016, only 1.4% of all crimes against the SCs have a trial that ended in convictions. And for sir STs, this had even dismal figures. Not even 1%, it amounted to only 0.8%. So this shows a very, very sorry figure, and we definitely need to take steps in that regard. And I think this is one of the steps which should have been taken, that has been taken, and so we are supporting the bill, surely. Now, again, sir, the Supreme Court has made lodging of an FIR even more difficult, this pronouncement. As it is, we are having such low conviction rates, and added to this, if these are the procedures to follow, then it makes us much more difficult. Also, sir, further, we have to say that the Supreme Court has singled out only this bill. Why, sir? We have a number of bills. Even, sir, we have number of acts that those against protection of, for the protection of women. We know, we often come across news that they are being misused. But, sir, So we are of please the feeling, conclude. even if it's misused, we have to find ways out, Right. circumvent them, and provide protection. So same for this SC and ST bill. If, sir, there is a headache, surely we don't cut our heads off. We Right. administer medicine. And in this case, I support in Right. inserting section 18A. Thank you, which Srimati doing away with Sarojini Hembram. anti-Semitic सर ST/ST एक्ट 89 में एक नया सेक्शन 18A को इस अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बिल का मैं समर्थन करती हूँ। सर, इस बिल समाज के शोषित और अत्याचारित वर्गों के न्याय प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इससे उम्मीद किया जा सकता है कि समाज में ST/SC वर्गों के लोगों के खिलाफ हो रही अत्याचारों की कमी आ सकती है और उनको जल्द और सटीक न्याय मिल सकता है। सर, ST और SC एक्ट 89 में जो लाया गया था, इस एक्ट को लागू करने के बाद भी SC/ST लोगों के ऊपर जुल्म का शिकार हो रहे थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार SC/ST जो एट्रोसिटी क्राइम 2016 तक चार्जशीट सर 78.3% हुआ है, मगर कन्विक्शन रेट 25.8% है। पिछले कुछ सालों में SC/ST एक्ट के तहत कन्विक्शन रेट घटता सर जा रहा है। 16 तक के 1,29,000 केस सर पेंडिंग है। सर, आज जो ये संशोधन बिल लाया गया है, इस एक्ट के सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके SC/ST लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करें और इसमें अनेक मिनिस्ट्री को वापसी सहयोग करना चाहिए, जैसे कि सोशल जस्टिस हो, होम, लॉ मिनिस्टर, ताकि उसका तालमेल सही होना चाहिए, ताकि SC/ST लोगों को ठीक तरीके से जस्टिस मिल सके। विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों ने माना कि SC/ST अत्याचार निवारण कानून में संशोधन के जरिए और मजबूत बनाने की जरूरत है। 2015 में भी अत्याचार निवारण विधेयक को और मजबूत करने के लिए संशोधन के जरिए 22 सूचीबद्ध अपराधों के साथ 25 और अपराध इसमें निर्दिष्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से दलितों को न्याय और राहत दिलाने से संबंधित धारा 18 के कमजोर होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में की गई थी। अगले अंक में देखिए, SC/ST अत्याचार निवारण विधेयक पर राज्यसभा में हुई गहन चर्चा का बाकी अंश। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये दलित अत्याचार विरोधी कायदा है, जो रहना चाहिए, ये अधिकार है उनका।
रहना ही चाहिए, लेकिन हम समर्थन देने के साथ साथ ये भी कहेंगे अगर कोई व्यक्ति इस एट्रोसिटीज का मिसयूज करता है Right. उस बारे में भी हमको सोचना चाहिए।